हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब खुश हो और हेल्दी हो। एंड आई नो थोड़े से नाराज़ हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन आ रहा है। मैं हमेशा लाइव ही लेती हूँ इस क्लास को ताकि आप पोल में पार्टिसिपेट कर सको एक्टिवली, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से मुझे ये पर्टिकुलर सेशन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, वी ऑल नो हमारा जो लक्ष्य है और मोटो है दैट इज़ इस पर्टिकुलर सीरीज़ को करने का, दैट इज़ कि हमारे हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन हम बना सके, उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सके। एंड यू नो द क्वेश्चन पूल इंक्लूड्स PYQs, असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो वैसे ही आज हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट वाला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें से 45 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। एज यूजुअल आई नो आप पोल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बट कोई बात नहीं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को जब जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप साथ ही साथ उसे मेरे से फास्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो टाइम लगेगा एंड आई एम श्योर आप मुझसे फास्ट तो कर ही सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। आप सबको पता है स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन के कैटेगरी में आता है ना। ये लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन के कैटेगरी में आता है। सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन अकेले नहीं, जितने भी आपके आयोडोथायरोनिन्स है ना, T3 T4, वो भी आपके लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन के कैटेगरी में आता है। एंड अगर आप देखो यहाँ ऑप्शन में से प्रोजेस्टेरॉन, ये जो सेक्स ऑर्गन्स जितने भी आपके हैं ना, गोनाड्स, वो स्टेरॉइड हार्मोन के सोर्सेस है। प्लस आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है ना, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन के सोर्सेस वहीं से आता है। ठीक है, ये दो जगह है, गोनाड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो प्रोजेस्टेरॉन यू नो ओवरी रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली गोनाड्स कर रहा है एंड इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, वी ऑल नो। फिर वी हैव ग्लूकागॉन, नहीं, ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 29 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। 50 से ऊपर तो हम मोस्टली उसको प्रोटीन बोलते हैं, और यहाँ पे आप क्या देखते हो, 50-100 के ऊपर हम प्रोटीन बोलते हैं। दिस इज 29 अमाइनो एसिड, तो ग्लूकागॉन पेप्टाइड है। हमें आंसर तो मिल चुका है ना। फिर भी हम देखेंगे कॉर्टिसोल भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको रिलीज कर रहा है, इट्स अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना। और टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, ऑफ कोर्स ये टेस्टोस्टेरॉन आपके टेस्टिस रिलीज करता है, लेडिक सेल्स। और उसके अलावा एंड्रोजन, जो टेस्टोस्टेरोन इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोजन अगेन, तो एंड्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, वी ऑल नो एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड का पार्ट है। सो द रेस्ट ऑफ देम आर ऑल स्टेरॉइड हार्मोन। तो इससे हमें फर्स्ट का आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स सी, सॉल्व करेंगे पहले। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग है। तो एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर पहले दिया गया है। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर का एक और नाम आप सबको पता है, इसे हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, है ना। हम इसे ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज का काम क्या है, ग्रेव्स डिजीज क्यों होता है, काम क्या है, मतलब होता क्यों है ये, बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है, T3 T4। उसमें होगा क्या, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, BMR काफी हाई होगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर काफी हाई होगा, सडन वेट लॉस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल भी एक सिम्टम है ना, तभी दे ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ लुक। तो ये प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल से हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन का क्या लेना देना है, उससे आई बॉल क्यों बाहर की तरफ आ रहा है। एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी, ये आपकी मर्जी है, एक सुपर टॉपर पॉइंट है, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू ग्रास्प दिस नॉलेज करो, वरना आप ओमिट कर सकते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, एकदम आउट ऑफ द सिलेबस जाके। तो ये जो आपकी एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सोप्थैल्मिक। ये कलर बड़ा डार्क है, दिखता ही नहीं है इस पर्टिकुलर पेज में। ठीक है, चलो मैं ना इस कलर से लिख देती हूँ। ये एक सुपर टॉपर पॉइंट है, दिस एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर ये एक तरह का ना ऑटो इम्यून डिजीज है। ये आप यूजुअली पढ़ते नहीं हो क्योंकि NCERT में ये अभी तक मेंशन नहीं है। इट्स एन ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डिजीज में एक्चुअली क्या होता है, ऑफ कोर्स इसमें हाइपर सिक्रीशन तो हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ कि प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल क्यों हो रहा है। बिकॉज ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक्स योर ओन बॉडी सेल। तो इम्यून सिस्टम अटैक्स द मसल्स एंड टिश्यूज around
आई बॉल, ठीक है, कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, टिश्यूज खराब हो रहे हैं, टिश्यू में अटैक हो रही है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में इन्फ्लामेशन ट्रिगर होगा। सो कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, अब क्योंकि इतनी स्वेलिंग हो गई है, ईडिमा हो चुका है, इन्फ्लामेशन का एक सिम्टम है ईडिमा, दैट इज प्रोट्रूडिंग या पुशिंग द आईबॉल फॉरवर्ड, इसीलिए वो निकला हुआ सा दिखता है, ठीक है, स्वेलिंग, दिस रिजल्ट इन पुशिंग द आईबॉल फॉरवर्ड। तो ये बात जरूर याद रखना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है। ऑब्वियसली एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ऑफ कोर्स ये हाइपर सिक्रीशन भी है, उसके साथ साथ ये भी हो रहा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। फाइन, चलो हमें इसका तो आंसर मिल चुका है, मैंने बस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन की जब हाइपर सिक्रीशन होती है आफ्टर प्यूबर्टी, एडल्ट लाइफ में। सो एक्रोमेगाली अगेन इट इज द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, ये मेंशन कर देती हूं मैं, आफ्टर प्यूबर्टी। सो दिस इज गोइंग टू बी 4, फॉलोड बाय कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक्चुअली आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का प्रॉब्लम है, जिसका हाइपर सिक्रीशन अगर हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ, एज यू कैन सी हियर, वेर इज इट, कॉर्टिसोल, जिसके वजह से ऑफकोर्स टू मच ग्लूकोज इन द बॉडी, हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड भी होता है उस केस में। मून फेस, अगेन हाइपरग्लाइसेमिया तो मैंने आपको बोला ही है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है यहाँ पे इट हैज ग्लूकागॉन लाइक इफेक्ट, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड एंड प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है आपकी कॉर्टिसोल। सो दिस इज गोइंग टू बी 1। क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म इज अगेन हाइपोसिक्रीशन ऑफ व्हाट? थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का अगर कम सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? बीएमआर रेट तो लो है ही, ऑफ कोर्स स्टंटेड ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ हो नहीं पाएगी, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं चल रही है, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट इज योर क्रेटिनिज्म। और क्रेटिनिज्म यूजुअली हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन अगर यंग एज में या इन्फेंट एज में अगर हो रहा है, सो दिस इज यूजुअली ड्यूरिंग या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी या इन्फेंट पीरियड में अगर हो रहा है उस केस में। अगर मदर प्रेग्नेंट है एंड वहाँ पे अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर आपके थायराइड हार्मोन अगर इस केस में हो रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू क्रेटिनिज्म, बिकॉज बिफोर प्यूबर्टी है ना, मदर प्रेग्नेंट है, तो जो चाइल्ड फीटस जो अंदर है वो तो बिफोर प्यूबर्टी ही स्टेज है, ओके। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। सो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? Osteoporosis का मतलब क्या होता है? Demineralization of बोन मैट्रिक्स, ठीक है, बोन के मैट्रिक्स में से अगर हम कैल्शियम सॉल्ट को रिजॉर्ब कर ले, रिजॉर्प्शन मतलब हट रहा है कैल्शियम वहां से, है ना, ऑस्टियोक्लास्ट भगा रहा है कैल्शियम को, बोन से ले लेके कहीं और फेंक रहा है, तो बोन धीरे धीरे डीमिनरलाइज हो रहा है। सो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन बहुत फ्रेजाइल हो गया है क्योंकि उसकी बोन की मैट्रिक्स का जो मेन चीज है वही चला गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोन कैन इजीली फ्रैक्चर, इजीली ब्रेक हो सकती है बोन। सो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसीलिए उसको पोरोसिस बोल रहे, पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो उसमें मेन रोल कौन कौन प्ले कर सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस कब हो सकता है? अगर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो, ये तो हमने पढ़ा ही है ना, ईस्ट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो, क्योंकि हमें पता है ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये आपके बॉडी में बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स दी बोन मास डेंसिटी को रेगुलेट करता है, ये एक काम है ईस्ट्रोजन का। दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन, आपकी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका काम क्या होता है? ये आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाएगा ये आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को? कहीं से खींच के लाके ही बढ़ेगा, है ना, तभी तो। और सबसे फास्ट कैल्शियम कहाँ से मिलेगा इसको? स्टोरेज, सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट तो बोन में है। तो पीटीएच क्या करता है? पीटीएच का अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन अगर हुआ, उस केस में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इसका काम है इट इंक्रीजेस
बोन रिजॉर्प्शन, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन। ठीक है, ये एक काम है इसका, और भी काम है, और भी कई जगह से वो कैल्शियम लाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज कर देता है, किडनी के टिब्यूल से कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। तो जहां जहां से वो कैल्शियम लाके ब्लड में डाल सके वहां वहां से वो चीज़ करता है। तो एक रीज़न तो ये है, नॉर्मली ऐसा करके ही वो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। मानो इसका इतना ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन है तो कितना रिजर्प्शन करेगा। सो दैट रिजल्ट इनटू अगेन द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते, तो ऑफकोर्स आंसर इसका 1 होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। न्यूरोहाइपोफाइसिस आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट का। न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्टिवली कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है, कोई भी हार्मोन वो सिक्रीट नहीं करता है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बन रहा है, उसकी जो न्यूक्लियाई बना रही है, वो हार्मोन लॉन्ग एक्सॉन के थ्रू आके न्यूरोहाइपोफाइसिस में जमा रहता है, हेरिंग्स बॉडी में एक्सोनली ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, उसके बाद जब जब बॉडी में जरूरत होगी वो वहां से सिर्फ रिलीज करेगा, स्टोर कर रहा है फिर रिलीज कर रहा है, दैट्स ऑल। सो इसीलिए स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यू ऑल नो दिस। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये आपके मैच द फॉलोइंग है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, सीसी के इन्होंने बोला है यहाँ पे कौन, ये सारे हार्मोन्स हैं और इन हार्मोन का कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, दे एक्ट ऑन विच ग्लैंड ऑफ योर बॉडी और विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो सीसीके इस कोलेसिस्टोकाइनिन है ना, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको हम एक जमाने में पैनक्रियोजाइमिन भी बोलते थे, क्योंकि इसका काम दोनों के ऊपर है। ये पैनक्रियास के ऊपर भी काम करता है और आपके गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है। इट एक्ट्स ऑन बोथ द ग्लैंड्स। ठीक है, आज भी करता है। तो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है इन दोनों में से, ये तो आपके गॉल ब्लैडर हो गया, कोलेसिस्टो इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड यहाँ पे पैनक्रियोजाइमिन, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैनक्रियास मैच कर रहा है, हम 4 लिख देंगे। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देती हूँ, दिस इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो इसका काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनहिबिशन वाला काम करेगा। किसको इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl नहीं बनवाएगा, पेप्सिन नहीं बनवाएगा, रोकेगा इन सारी चीज़ों को। और ये ज़रूरी होता है जब आपके स्टमक का ओपन होके ना, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होके जब खाना, दैट इज काइम, पूरे एसिड से मिक्स हुआ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक जब एंटर करता है डिओडेनम में, तो डिओडेनम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी हाईली एसिडिक खाना आ रहा है, प्लस अगर उसमें से और एक्स्ट्रा HCl बनाता रहे स्टमक, जगह खुल गई नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो एक्स्ट्रा एसिड भी तो आएगा ना खाने के साथ साथ। तो रोकना है पहले कि भाई तुम रुक जाओ, काइम जो आ रहा है उसको तो मैं बचा लूंगा, म्यूकस, बट इतना म्यूकस नहीं है मेरे पास कि और एक्स्ट्रा भी HCl आए तो हम उसे बचा सके, है ना। तो इसीलिए वो उसको रोक देता है पहले ही। तो GIP किस पे काम कर रहा है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम कर रहा है। ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, यू नो द नेम, है ना, दिस इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अगेन कहाँ से रिलीज होता है ये एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर, हार्ट से रिलीज हो रहा है, और ये काम क्या करता है, वैसोडाइलेशन। ठीक है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन से ऑर्गन पे ये काम करेगा, जाके किडनी पे काम करता है। ये हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, किडनी के DCT से ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है ताकि डायूरेसिस ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा यूरिन ना निकल के बाहर चली जाए। एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा था ना, डायूरेसिस हो रहा था, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिम्युलेट्स RBC फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स एरिथ्रोपोइटिन का काम ही है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस। तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है
ये कौन बनाता है? According to NCERT, erythropoietin is again released and secreted by the JG cells of the kidney. जो JG cells है कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये JG cells? These cells are found in afferent arteriole, part of afferent arteriole, which is in closer proximity to DCT. DCT के पार्ट के साथ, DCT के एकदम क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में जो एफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट है ना, वहाँ के जो सेल्स है वो मॉडिफाई होके जेजी सेल बनाते हैं. एंड वी नो दैट जेजी सेल सिर्फ आपकी एरिथ्रोपोइटिन नहीं, EPO लिख रही हूँ मैं, एरिथ्रोपोइटिन नहीं, ये रेनिन भी रिलीज करता है ना. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. लेकिन आंसर तो आपको मिल चुका है, आई नो, बट एक अगेन ये जो मेरे में आत्मा आ जाती है बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देने की, वो मैं फिर से आपको बताती हूँ. EPO आप फ्यूचर में पढ़ोगे, जब आप MBBS कर रहे होगे ना तो आप पढ़ोगे, जो कि EPO जो है दैट इज एरिथ्रोपोइटिन को हम शॉर्ट में EPO बोलते हैं. ये एग्जैक्टली जेजी सेल नहीं रिलीज करता है, ये रीनल कॉर्टेक्स में ना, आपके अगेन रीनल किडनी के कॉर्टेक्स में कुछ पेरिटिब्यूलर सेल्स है वो रिलीज करता है. पेरिटिब्यूलर सेल्स ऑफ, ये मैं चलो लिख देती हूँ इफ यू वांट, ये एकदम ये एक्स्ट्रा नॉलेज एकदम सुपर टॉपर आउट ऑफ सिलेबस है ये पूरा का पूरा, ठीक है. तो मैं मेंशन कर देती हूँ, EPO इज secreted by peritibular cells of renal cortex. ठीक है. ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान भूल जाओ, ये मैंने बताया है भूल जाओ, MBBS में देख लेना ये नोट्स, ठीक है. अभी नहीं, अभी तो जो ज़रूरी है अच्छा मार्क्स पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्कस करते हैं. ऑब्वियसली देखो, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इतने डेप्थ में अगर NCERT जाएगी तो 12th में ही आप MBBS कर लोगे ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ. आपको बस बेसिक से पढ़ाने के लिए, बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही NCERT ने वो चीज़ मेंशन की हुई है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. आगे जाके आप और कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ते हो, है ना, इसीलिए तब आप जानोगे ये सारी चीज़ें. एनीवे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिस्कस करते हैं. पूछा है सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से. ओके, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया. ग्लूकागॉन का काम ही है भैया, जहाँ जहाँ ग्लाइकोजन दिखा हेपेटोसाइट से तोड़ो ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज यूनिट्स बनाओ. तो ये ग्लूकोज यूनिट्स कहाँ बन रहा है? ब्लड में ना. तोड़ तोड़ के ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जा रहा है. ग्लूकोज सेल से बाहर आके ब्लड में घूमे जा रहा है. तो हाइपरग्लाइसेमिया हुआ ना. तो ये गलत हो गया, ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कर रहा है. दिस इज रॉन्ग, हाइपरग्लाइसेमिया. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग ओनली. इंसुलिन एक्ट्स ऑन इंसुलिन को बनाया ही पैनक्रियाटिक सेल ने है. आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स है, दे आर सिक्रीटिंग इंसुलिन. सो पैनक्रियास के ही सेल ने बनाया तो वो उसके खुद के ऊपर थोड़ी एक्ट करेगा, ऑटोक्राइन थोड़ी है वो हेपेटोसाइट पे काम करता है. सो अगेन ये गलत है. दे वर्क ऑन हेपेटोसाइट्स, आपके लिवर सेल, जहाँ पे जाके वो क्या करता है, ग्लूकोज को उसके अंदर डालता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना. यही तो इंसुलिन का काम है. वहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है, वो तब तक ओपन नहीं होगा जब तक इंसुलिन आके बाइंड नहीं करता है हेपेटोसाइट पे. एंड ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, एडिपोसाइट करेक्ट है. फैट सेल्स में भी वो जाके स्टोर करता रहता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया. कैसे बाबा? अभी हमने क्या देखा कि ये ग्लूकोज को, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखना, है ना. तो हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होगा? ये हाइपोग्लाइसेमिया होगा, है ना. ब्लड से आपकी ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आपसे करेक्ट पूछा है, वी ऑल नो एक ही बचा है तो यही करेक्ट होगा, बट क्यों करेक्ट है देखते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिम्युलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. बिल्कुल करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस बिल्कुल कैसे करता है? देखो,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्टिसोल को ले लें, एक मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ह्यूमन या मैमल बॉडी में बनता है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम क्या है? ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करता है। कभी कभी ये नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे लिपिड से, फैट सेल से ग्लूकोज बनाता है। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट से हम कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट लिपिड से हम ग्लूकोज बना रहे हैं विच इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस हम बोल रहे हैं। इसी दौरान कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन भी होती है ना। तभी तो हम देखते हैं डायबिटीज मेलिटस के केस में हमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी दिख जाता है ना, उस केस में भी वो काम आता है। सो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन भी हम देखते हैं। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? अगेन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग डाउन लिपिड दैट इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉन कार्ब लिपिड सोर्स, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। एनीवे चलो, सो 7th का हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म, है ना। शुगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या ग्लाइकोजन किसी भी मेटाबॉलिज्म में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये काम नहीं करता है। कौन सा है वो हार्मोन? इंसुलिन तो करता है ना बाबा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तो ये करता है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, ये भी कर रहा है ना। कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये 3 आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना। तो सबसे मेजर तो कॉर्टिसोल है, मैंने बोला ही, उसके अलावा कॉर्टिसोन भी है, कॉर्टिकोस्टेरॉन भी है। और इनका काम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, ये देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है वो, ठीक है। तो यस, ये करता है, ये भी करता है आपकी, एक तो ग्लूको नियोजेनेसिस करेगा, ठीक है, फिर ग्लाइकोजीनोलाइसिस करेगा, जहां जहां से ग्लूकोज मिल सके वो करेगा। मतलब कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन इस तरह का काम ही करता है, ग्लूकागॉन जैसा काम करता है। एल्डोस्टेरॉन का कोई लेना देना नहीं है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या शुगर मेटाबॉलिज्म से। द रीजन बीइंग एल्डोस्टेरॉन एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये एल्डोस्टेरॉन आपके डीसीटी से Na+ की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, तो बॉडी में Na+ की मात्रा को वो बढ़ा रहा है, इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल रहे हैं ना हम। तो ये क्या करता है? आपके डीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल ही चुका है, 8 का 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। अच्छा, पूछा गया है अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। तो अगर स्टंटेड ग्रोथ है तो हो सकता है क्रेटिनिज्म हो, अभी तक हमने श्योर नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन आ गया तो क्रेटिनिज्म हट गया है थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है। लो इंटेलिजेंस, तभी मेंटल रिटार्डेशन है। लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, इसने ही सारा डिफरेंस बना दिया, सो मेनली इट इज ड्यू टू दी T3 एंड T4, ठीक है। तो T3 एंड T4 का अगर डेफिशिएंसी हो, और वो भी ड्यूरिंग व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो वो जो फीटस है बिफोर प्यूबर्टी ही ये हो रहा है, लो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द T3 एंड T4, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू व्हाट? कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड? नहीं, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर हुआ तो हाइपर सिक्रीशन होगा, ठीक है। क्योंकि कैंसर अगेन क्या है? एबनॉर्मल माइटोटिक ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, किसका? थायराइड ग्लैंड के, फॉलिकुलर सेल का। तो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा थायराइड ग्लैंड में, एंड दैट नोड्यूल अगेन विल रिजल्ट इनटू हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। तो हाइपो तो है नहीं यहाँ पे। ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टालिस, अगर GH ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ द हार्मोन ऑफ पार्स डिस्टालिस, अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हुई तो जाइगेंटिज्म हो सकता है। अगर वो प्यूबर्टी से पहले हुई तो, प्यूबर्टी के बाद हुई तो एक्रोमेगाली हो सकता है,
ठीक है, तो ये भी नहीं है डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, यस एब्सोल्युटली। ये अगर आयोडीन की ज़रूरत होती है T3 एंड T4 बनाने के लिए, आयोडीन की ज़रूरत होती है ये T3 एंड T4 बनाने के लिए, क्योंकि इनका नाम ही है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, सो दैट मे रिजल्ट इनटू क्रेटिनिज्म, उसी की ही ये बात कर रहे हैं, क्रेटिनिज्म की ही ये बात कर रहे हैं। तो हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्वार्फिज्म हो सकता है। अगर ये प्यूबर्टी से पहले हुआ, प्यूबर्टी के बाद हुआ तो एक्रोमिक्रिया होगा, है ना, एक्रोमिक्रिया। तो ऑफ कोर्स 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ओके, अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई नो पिछले बार बच्चे बोल रहे थे अरे बाप रे बाप इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मैम, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना टाइम बहुत जाता है ना, तो अगर मैं चाहूँ मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ला के दे सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, फास्ट सॉल्व कर सकते हो कि 1 लाइनर से, बट इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे हो ना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस सीरीज, ताकि जितने भी हर्डल्स आते हैं ना आपके एग्जामिनेशन में, ये एग्जामिनेशन तो नॉलेज चेक करने के लिए है भी, लेकिन आपकी टेक्निकलिटी भी तो चेक करता है ये एग्जामिनेशन, कितना फास्ट आप आंसर कर रहे हो, कितने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना फास्ट आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हो, ताकि बाकी जो टफ सब्जेक्ट्स है उनके लिए आपको टाइम बचे, ये सब भी चेक करता है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दी सीरीज फॉर यू। ठीक है, तो यू आर लर्निंग एवरीथिंग, ऑल द टैक्टिक्स। चलो, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरोहाइपोफाइसिस ही तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही अपने अंडर अपने कंट्रोल में है, नहीं है ना, गलत है ना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज अ पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, एंड दिस इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जहां हाइपोथैलेमस से एक्सोनली इसीलिए बोल रहे हैं, जो न्यूरोबेसल जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में है, उन सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन एक्सटेंड करके न्यूरोहाइपोफाइसिस तक आते हैं, और वहाँ पे उसके हेरिंग्स बॉडी में, दैट इज द एंड ऑफ द एक्सॉन, वहाँ स्टोर होता है वो सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है सॉरी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपका रॉन्ग हो गया। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तो मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 आपकी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है हाइपोथैलेमस इज द लैटरल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। नहीं, डायनसेफेलॉन आपके फोरब्रेन का पार्ट है, और उसके ठीक नीचे बेस पार्ट जो है दैट इज हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस, राइट। तो आपका पहले फोरब्रेन में क्या क्या आ जाता है, एक तो ऑल्फैक्टरी लोब आएगा, सेरेब्रम आएगा, फिर डायनसेफेलॉन आएगा, फिर आपकी थैलेमस हाइपोथैलेमस आती है। सो दैट इज नॉट द लैटरल पार्ट, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। एंड डायनसेफेलॉन क्या है, फोरब्रेन का ही तो एक पार्ट है ना, फोरब्रेन का ही पार्ट है। फाइन, सो दिस थिंग इज अगेन रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग है। Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones. Obviously, invertebrates बहुत ही आपके less evolved organisms है, इसलिए तो invertebrates है वो, तो उनके ऑफ कोर्स बॉडी में बहुत ही लिमिटेड अनऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ कुछ एंडोक्राइन सेल्स होंगे, और बहुत लिमिटेड अमाउंट में वो हार्मोन बना रहे होंगे। सो दे आर हैव अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट है, दे आर लेस इवॉल्व्ड। ठीक है, ये लेस इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। फिर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। यस, ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हाई है। ये हो सकता है ईदर बिकॉज इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स को इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है,
और रिसेप्टर्स ही खराब है, रिसेप्टर्स ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इंसुलिन को, सो टाइप 2 डायबिटीज हो गया। तो ऑफकोर्स इन बोथ द केसेस में ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, आपके हेपेटोसाइट तक जा ही नहीं पा रहा है, वो एडिपोसाइट तक जा ही नहीं पा रहा है वो, तो ऑब्वियसली दैट रिजल्ट इनटू योर डायबिटीज मेलिटस। ओके, ओवरी इज सेकेंडरी फीमेल नहीं, ओवरी एक सेक्स ऑर्गन है, गोनाड है। गोनाड्स आर ऑलवेज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे आर ऑलवेज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बना रहा है और साथ साथ हॉर्मोन्स भी बनाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सिन भी बनाता है ओवरी, है ना। तो इट्स अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो करेक्ट है, बट इट इज नॉट द सेकेंडरी, इट इज प्राइमरी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। अनलाइक द नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज रैपिड एंड शॉर्ट लिव्ड। गलत है, उल्टा बोला है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जिस वजह से ये रैपिड इन्फ्लक्स होता है या रैपिड ट्रांसमिशन होता है एंड शॉर्ट लिव्ड होती है ना, शॉर्ट लिव्ड होती है। ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, एक ग्लैंड कहीं और है जो रिलीज कर रहा है हार्मोन, उसका टारगेट ऑर्गन दूर डिस्टेंटली लोकेटेड है, इट इज नॉट पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। और इसका अगेन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, हार्मोन सिक्रीशन, फिर हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने ऑर्गन तक पहुंचना, अपने जो डिस्टेंट जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट इट ड्यूरेशन इज अगेन लॉन्ग, सो इट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड नहीं है, ये गलत बोला है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। हॉर्मोन्स आर न्यूट्रिएंट केमिकल्स नहीं। क्या आप देखो, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट केमिकल है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट केमिकल है, लिपिड न्यूट्रिएंट केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड न्यूट्रिएंट केमिकल है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, तोड़ रही है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, आपके सेल तक पहुंच रही है फॉर मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस, है ना। लेकिन हार्मोन को सेल थोड़ी ना यूटिलाइज कर रहा है मेटाबॉलिकल प्रोसेस के लिए, नहीं, हार्मोन इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये जो सिग्नल करता है सेल को जाके कि भाई तू ये काम कर, तुझे ये मैसेज, ये एक डाकिया है, हार्मोन इज अ डाकिया, है ना, जो पोस्टमैन होते हैं ना, चिट्ठियां लेके जा रहा है, तो एक चिट्ठी में मैसेज लिखा है कि तुम जल्दी से अपने फॉलिकल्स को ग्रो करो, FSH वो हार्मोन है, वो फॉलिकल ग्रो करने वाला मैसेज लेके जा रहा है, ओवरी के पास जाके डाल रहा है, ओवरी उसके अकॉर्डिंग बना रही है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ग्राफियन बना रहा है वो। सो इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, ऑफ कोर्स, इसीलिए लिखा भी हुआ है कि एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है ना, इट्स जस्ट अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, फाइन। सो आपका स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया है स्टेटमेंट 1 में? एक्सेस GH secretion, that is growth hormone secretion in childhood leads to gigantism. Of course यहाँ पे childhood again before puberty की बात कर रहे हैं, so that result into gigantism, क्योंकि long bones पे अब growth hormone act कर सकता है before puberty, epiphyseal plate on the long bones are not closed, तो वहाँ receptors present है growth hormone के, आएगा और long bones को खींचेगा। After puberty अगर growth hormone की hyper secretion हो रही है, तब तक epiphyseal plate close हो चुका है उस पे और ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स क्लोज हो चुके हैं, अब रिलीज हो रहा है, वो बाइंड नहीं कर पा रहा, उसकी रिसेप्टर नहीं है, तो वो क्या करेगी, लॉन्ग बोन्स को नहीं स्ट्रेच करेगी, वो बस जॉ बोन्स, कुछ मसल, हाथ पैर के मसल्स, ये बस बड़े हो जाएंगे, पाम के मसल, आपके जो पैर के सोल है वो एरिया बस बड़ा हो जाएगा, वहां के बोन्स नहीं, वहां के मसल या एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दैट्स ऑल। हाइट में कोई फर्क नहीं आता है एक्रोमेगाली के केस में। ओके, सो द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस रीच the posterior pituitary gland through a portal circulatory system। नहीं, आपकी जो posterior pituitary है,
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम है ना उसका। न्यूरोहाइपोफाइसिस तो डायरेक्ट कंट्रोल है, इसमें इसका डायरेक्ट कंट्रोल है, एक्सोनली जा रहा है ना, डायरेक्ट कंट्रोल। तो एक्सोनली वो अपने हार्मोन्स वहां पे लेके जाता है, स्टोर करके रखता है, जब जरूरत है तब रिलीज करता है। ये पोर्टल, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आपके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट है, एडिनोहाइपोफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है। सो दिस इज द केस विथ एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, दैट इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस। सो दिस इज रॉन्ग, ये तो करेक्ट था, बट स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके 15 ही है ना, पिछले वाला क्या था, 14 था। चलो 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा है एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। यस, आपकी जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये है आपकी सपोज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, 1 मिनट, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, 1 मिनट। ये सपोज आपकी हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है डायरेक्टली आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और इसके आसपास इस तरह से प्रेजेंट है आपकी एडिनोहाइपोफाइसिस। ये उसकी पार्स ट्यूब्यूलारिस है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसके थ्रू ये अटैच्ड है। समवेयर हियर आपकी पार्स इंटरमीडिया प्रेजेंट है, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया प्रेजेंट है। सो दिस पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, एंड दिस इज पार्स डिस्टालिस, ये दोनों मिल के बनाती है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। सो ये तो एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट 1। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड एज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, सिर्फ एक ही हार्मोन वो सीक्रेट करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके मेलानोसाइट्स आर द टारगेट सेल जो आपके स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो मेलानिन सिक्रीशन करवाती है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। लो secretion of GH result in stunted growth resulting in pituitary dwarfism। yes, अगर आपके देखो stunted growth आपने क्रेटिनिज्म में भी देखा, stunted growth आप यहाँ पे भी देखोगे। the reason being थायराइड हार्मोन में स्टंट के हाइपोसिक्रीशन से स्टंटेड ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बड़ा कम है, सेल्स को बॉडी को खाना ही नहीं मिल रहा, फ्यूल ही ठीक से नहीं मिल रहा है, तो मेटाबॉलिक रेट इतना लो है तो ग्रोथ भी तो लो होगा, इसलिए स्टंटेड ग्रोथ हार्मोन की कमी होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि एपीफाइशियल प्लेट में हार्मोन क्या इंतजार कर रहा है एपीफाइशियल प्लेट की आके बैठे और ग्रोथ करने में हेल्प करे बोन की, वो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ग्रोथ, लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, मसल की ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ हार्मोन बोन्स मसल दोनों पे काम करता है, इसीलिए स्टंटेड ग्रोथ है। तो स्टंटेड ग्रोथ इज अ सिम्टम एंड इट इज रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ ईदर लो हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और ड्यू टू लो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ओके, सो दिस इज राइट। ACTH स्टिम्युलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ नहीं, देखो इसका फुल फॉर्म ही है, ACTH का फुल फॉर्म ही है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। सो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ऑब्वियसली आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट कर रहा है, नॉट द थायराइड। तो ये आपके कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, उनको ये ट्रिगर करता है, उनको स्टिम्युलेट करता है रिलीज करने के लिए। सो दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। ओके, 17 में sorry, in females FSH and androgen regulate spermatogenesis, female spermatogenesis
ऑब्वियसली रॉन्ग है, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यस, जो रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकम। जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था ना, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, वही तो रेमिनेंट है ना, बच्चा खुचा ग्राफियन फॉलिकल है, बाकी सेकेंडरी ऊसाइड तो निकल गई थोड़ी बहुत आसपास की फॉलिकुलर सेल्स को लेके। तो दिस इज दी रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, द कॉर्पस हीमोरैजिकम। उसी का ही मॉडिफिकेशन होके कॉर्पस ल्यूटियम बनता है विथ ल्यूटीन प्रोटीन एक्यूमुलेशन, इसलिए वो येलो बॉडी, येलो कलर का दिखता है। सो दिस इज राइट, ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ेंगे, 17th हो गया क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। यस, T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, उसके लिए आपको आयोडीन की जरूरत है ना। ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन जरूरी है। The thyroid gland produces thyroxine and triiodothyronin. Thyroxine इसी का ही नाम है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन का ही दूसरा नाम है थायरोक्सिन। तो यस, ये भी बनता है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। ओके, 19 में अगेन स्टेटमेंट 1 में पूछा गया है, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन इंक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स टू एबनॉर्मल हाई लेवल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अगर थायराइड कैंसर होता है तो क्या केस है वो बताया था आपको। तो यस, अगर कैंसर हो रहा है, एबनॉर्मल रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल, मोर द नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल, मोर विल बी एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 हाई अमाउंट में। करेक्ट, नोड्यूल्स बन रहा है सबसे पहले तो आपके थायराइड ग्लैंड में, रिजल्टिंग इनटू टू मेनी सेल। अगेन वो सेल आपके ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन कर रहे हैं, राइट। सो यस, हाइपर थायराइडिज्म इस केस में होता है। थायराइड कैंसर के केस में हाइपर थायराइडिज्म हम देखते हैं, थायरॉयडिज्म। ओके फाइन, सो दिस इज राइट ओनली। PTH एंड थायरोकैल्सिटोनिन वर्क सिनर्जिस्टिकली। सिनर्जिस्टिक मतलब एक साथ एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। PTH का काम है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को हाई करना, ब्लड Ca2+ लेवल को हाई करने का काम है। हाइपर कैल्सेमिया करता है PTH पैराथॉर्मोन, और आपकी जो थायरोकैल्सिटोनिन है TCT, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करती है, ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करेगी ये। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, तो ये सिनर्जिस्टिक नहीं होता, दीज आर एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर काम करता है, जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा ये। सो दिस इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी हियर, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन नहीं रिलीज करता है, कोई भी कॉर्टिकॉइड हार्मोन नहीं रिलीज करता है। एड्रिनल मेड्यूला कैटेकोलामाइन्स रिलीज करता है ना। एड्रिनल मेड्यूला का काम है, इट सिक्रीट्स क्या, कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स कौन होते हैं, कैटेकॉल विथ अ साइड अमाइनो चेन, है ना। तो यहाँ पे डेराइव्ड अमाइनो एसिड का एक साइड चेन होगा और कैटेकोल होगा। कैटेकोल इज अ बेंजीन रिंग विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ऑफकोर्स कैटेकोलामाइन्स में कौन कौन आ जाते हैं, आपके एपिनेफ्रीन आता है ना, एंड नॉर एपिनेफ्रीन, वही एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, फाइन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये तो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो कॉर्टिकॉइड अगर है तो कॉर्टेक्स रिलीज करेगा ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो दैट इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको रिलीज कर रही है, सिक्रीट कर रही है। एडिसन्स डिजीज, सो अगेन ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल हॉर्मोन्स, इज दिस करेक्ट। एड्रिनल हॉर्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन नहीं, हाइपो सिक्रीशन के वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स
जो आपके एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। तो स्पेशली अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर कमी हो बॉडी में, स्पेशली अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर कमी हो, दैट इज एल्डोस्टेरॉन की अगर कमी हो, तो क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था? बॉडी में Na+ की मात्रा को बढ़ा रहा था DCT से रीएब्सॉर्ब करा के, लेकिन अभी क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड लो है, वो चीज़ कर नहीं पा रही है, आपके बॉडी से यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है इनफ अमाउंट ऑफ में Na+, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लो Na+ इन प्लाज्मा, लो Na+ इन प्लाज्मा। रेस्ट एक और काम करता था, आपकी जो एल्डोस्टेरॉन है वो आपके सिर्फ Na+ को रीएब्सॉर्ब ही नहीं करता था, K+ को सिक्रीट करके बॉडी से बाहर निकलने का भी काम करता था। K+ सिक्रीशन इन द रीनल ट्यूब्यूल, जिसके थ्रू वो बॉडी से K+ निकल जाए, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ अगर एक पोटेशियम हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में तो वो भी हार्मफुल है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हाई K+ इन प्लाज्मा, ये हो जाएगा आपके मेनली एडिसन्स डिजीज में, ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है द zona fasciculata is the innermost layer of adrenal cortex। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, हमें पता है अंदर की तरफ आपकी एड्रिनल मेड्यूला है, राइट। दिस इज एड्रिनल मेड्यूला, जिसमें कुछ मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। दोज न्यूरॉन्स आर मॉडिफाइड इनटू सर्टेन सेल्स, वो सेल्स कैटेकोलामाइन रिलीज करती है। तो ये है आपकी एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके भी 3 पार्ट्स है। आउटर पार्ट ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, आउटर पार्ट ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट है दैट इज फैसिक्यूलेटा, जोना फैसिक्यूलेटा। और सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट को इस कलर से बनाती हूँ, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज रेटिक्यूलरिस। तो कैसे हुआ आपके आउटसाइड से इनसाइड, आउट टू इन, अगर आप देखो तो GFR है ना, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा एंड जोना रेटिक्यूलरिस, ठीक है। ये 3 हो जाता है। अब देखो एक और चीज, कौन क्या रिलीज कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव दिस मेक गुड स्वीट्स, एक छोटा सा निमोनिक है जिससे आप ये याद रख सकते हो। मान लो GFR एक दुकान का नाम है, ठीक है, उस दुकान की आपको मिठाइयाँ बड़ी पसंद है क्योंकि GFR मेक गुड स्वीट्स, ठीक है। तो GFR मतलब ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस, आउटसाइड से इनसाइड, एंड M फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ओके। देन G फॉर व्हाट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड लास्ट में S फॉर सेक्स कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजेंस, DHEA एटसेट्रा, ठीक है, ये होता है। तो ऑफ कोर्स इनर मोस्ट तो जोना फैसिक्यूलेटा है नहीं, इट इज द मिडिल लेयर। आपने अभी देखा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार, कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यस, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही नहीं, ये आपके जो किडनी फंक्शनिंग है उसको भी हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड किडनी फंक्शनिंग। तो ये करेक्ट है। कॉर्टिसोल के कई काम है, इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी वो प्रोवाइड करता है। सो दिस इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल्स। यस, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन सिक्रीट करता है, एब्सोल्युटली राइट। उसी टेस्टोस्टेरॉन को कॉन्सेंट्रेट करता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सिक्रीटेड बाय द सर्टोली सेल, है ना।
प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम. यस, कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत रिलीज करता ही है हाई अमाउंट में, एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सिन भी रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं. ओके, दिस इज असर्शन एंड रीजन. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ANF का काम ही है कि ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है. तो अगर वैसोडाइलेशन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा ना, या डिक्रीज होगा ना. हाई से लो करेंगे, बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, उसी से नॉर्मल लाने के लिए ANF रिलीज होता है, तो इंक्रीज थोड़ी करेगा वो ब्लड प्रेशर को. तो एजर्शन इज रॉन्ग, और वी नो जब भी एजर्शन रॉन्ग होता है यही आंसर होती है ना. फिर भी हम रीजन पढ़ लेंगे कि रीजन ट्रू है कि नहीं. ANF causes dilation of blood. यस, वही तो लिखा है. दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं. Oxytocin causes milk ejection from mammary gland. Yes, we know oxytocin का काम है let down, that means ejection of the milk from mammary gland. ये one of the function है oxytocin का. और भी function है, वो आपके smooth muscle of the uterus को usually trigger करता है for vigorous contraction during the parturition process. तो this is absolutely right. But एक बार इसका reason पढ़ लेते हैं कि why it is helping in ejection of milk. It acts on the mammary gland, right? But what does it do to the mammary gland to help in ejection of the milk and stimulate the formation of sac-like structure which stores milk? नहीं, मैमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में या मैमरी ग्लैंड के एल्वियोलाई के डेवलपमेंट में कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीटोसिन का. वो काम प्रोजेस्टेरॉन करती है, एंड मिल्क सिक्रीशन या प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन काम करती है. तो ये रीजन अगर बोलता कि टैक्स ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड हेल्प्स इन स्टिम्युलेटिंग, या फिर आप बोल सकते हो कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प इन इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द लैक्टिफेरस साइनस, तो ये करेक्ट होता रीजन. तब हम 3 ऑप्शन चूज करते. लेकिन ये काम ऑक्सीटोसिन का नहीं है, ये काम प्रोजेस्टेरॉन का है, जो आपके मेमरी ग्लैंड में जो सैक लाइक सेल्स है एल्वियोलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड, उसको डेवलपमेंट करता है, उसको स्टिम्युलेट करता है, उसमें मिल्क स्टोरेज करवाता है. ठीक है, सो अगेन रीजन इज अगेन फॉल्स हियर. सो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं. वैसोप्रेसिन प्रिवेंट्स डायूरेसिस. यस, तभी तो उसका दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है. डायूरेसिस के ऑपोजिट काम करता है ये, डायूरेटिक हार्मोन. ओके, तो ये तो करेक्ट है ही. फाइन, एक बात देख लेते हैं कि रीजन क्या है एजर्शन का. व्हाई इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस? बिकॉज ADH वर्क्स ऑन द DCT ऑफ योर नेफ्रॉन. वहां से वाटर रीएब्जॉर्ब कराएगा. तो जब आपके नेफ्रॉन से वाटर रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ रहा है तो ऑब्वियसली नेफ्रॉन में से वाटर लॉस कम हो रही है, इसलिए डायूरेसिस कम हो रही है. वैसोप्रेसिन स्टिम्युलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो रीजन भी एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका. सो दिस इज गोइंग टू बी नंबर 3. वेरी इजी है ना. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं. अगेन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है ये. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ये तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी बहुत ही स्ट्रेस में है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. स्ट्रेस में मतलब कैसा स्ट्रेस? टेंशन हो रहा है? नहीं, वो स्ट्रेस नहीं. बॉडी स्ट्रेस में है बिकॉज देर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, बट मोस्टली स्ट्रेस जब फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग और रनिंग, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल का वर्क चल रहा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर उसके लिए हमें हाई करना पड़ेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हमें हाई करना पड़ेगा कि उतना ज़्यादा ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड कर सके हम वो सारे मसल्स को जो अभी यूटिलाइज कर रहे हैं O2 को एक्सेट्रा. सो दीज आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. तभी इसका नाम स्ट्रेस हार्मोन है, तभी इनका नाम इमरजेंसी हार्मोन है. राइट, तो ऑफकोर्स दोनों ही करेक्ट है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका.
आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं हम। ओके, इसमें असर्शन बोला एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो तो अभी हमने देखा ही है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है एंड या फिर आप स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हो। तो एड्रेनलिन करता क्या है, कैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाता है, वो आपके बॉडी से आपके हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करके, आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके। यहाँ क्या दिया है, एड्रेनलिन डिक्रीजेस हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो कैसे हम ब्लड प्रोवाइड करेंगे, है ना, फास्ट तो ऑब्वियसली ये तो गलत हो गया। सो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, the pancreas plays a key role in regulating blood glucose level. yes, बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके पैनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम का 2 हार्मोन रिलीज होता है एंड दोनों ही एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहा है। एक आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिया करता है आपको, मतलब नॉर्मल लेवल में ब्लड लाना, दैट इज इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को लाना। दूसरा ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब बॉडी में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है ग्लाइकोजन से तोड़ के, राइट। तो ऑब्वियसली इट सीक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, तभी इट इज प्लेइंग अ की रोल इन ब्लड ग्लूकोज, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स करेक्ट, रीजन भी राइट ही है और एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। सो यस, 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रेगुलेट हार्मोनल बैलेंस। यस, हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि हार्मोन का बैलेंस हो। कौन से हार्मोन का, पिट्यूटरी हार्मोन के बैलेंस हो। क्या, किस तरह के बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर हाइपोथैलेमस ने किसी रिलीजिंग हार्मोन या स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया तो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होगा। अगर आपके हाइपोथैलेमस ने किसी इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट किया तो वो पिट्यूटरी को रोकेगा। इस तरह से वो हार्मोन बैलेंस कर रहा है। क्या यही रीजन लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन that either stimulate or inhibit the secretion of hormones from pituitary। तो yes भाई, दोनों ही करेक्ट है और हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। assertion को पूरा प्रॉपरली बता रहा है ये कि क्यों हार्मोन बैलेंस कर रहा है। सो 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। assertion में पूछा गया है, पैराथाइरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। यस, पैराथाइरॉयड हार्मोन या जो पीटीएच है वो हाइपर कैल्सेमिया कॉज करता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हाइपर कैल्सेमिया करने के लिए सबसे पहला है बोन कैल्शियम रिजॉर्प्शन इंक्रीज करो। मतलब अगर आपको ब्लड में कैल्शियम लाना है, कहां से लाओगे, सबसे पहले पीटीएच जाके अटैक करेगा किसको, बोन को। ऑस्टियोक्लास्ट को बोलेगा भाई मुझे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना है तो जल्दी कैल्शियम दे दे। सबसे पहला तो कैल्शियम वहीं पे स्टोर हो रहा है, तो बोन रिजैप्शन बढ़ गया, बोन से मिनरल खींच के ऑस्टियोक्लास्ट डाल रहा है कहाँ पे, ब्लड में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच। तो एक तरीके से तो हमने कैल्शियम बढ़ा दी ब्लड में। दूसरा कहाँ से बढ़ाएगा, इंक्रीजेस कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बाय टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन, नॉर्मल सिर्फ नेफ्रॉन भी लिख सकते हो। तो नेफ्रॉन आपके जो ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन से आपकी फिल्ट्रेट बन के जा रही है, वहां पे अगर कैल्शियम आया उसको बोलेगा ज्यादा कैल्शियम रीएब्सॉर्ब करो भाई, ब्लड में जरूरत है। तीसरा एक और जगह से ढूंढने की कोशिश करेगा, इसका मेन काम है भाई ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाओ। तो तीसरा पता है क्या करता है ये, वो इंक्रीजेस absorption of calcium from food via इंटेस्टाइनल सेल्स। आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां से वो फूड के थ्रू आप जो कैल्शियम खा रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। तो इन 3 तरीकों से इसने हाइपर कैल्सेमिया किया, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाया। क्या यही रीजन लिखा हुआ है? एजर्शन तो करेक्ट है। इट स्टिम्युलेट, पीटीएच स्टिम्युलेट बोन रिजॉर्प्शन, राइट, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनीज, यस, राइट। तो तीसरा तो उन्होंने बताया नहीं, बट यस यू नो कि ये भी होता है, तो रीजन तो करेक्ट है ही, बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। सो अगेन इसका हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं हम। क्या बोला गया है? द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। यस, क्योंकि हम सबको पता है थाइमस में एक हार्मोन है,
जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन रिलीज्ड बाय दी थाइमोसाइट्स। थाइमोसाइट्स रिलीजेस थाइमोसिन। ये थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन आपके टी लिम्फोसाइट के अगेन मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन में ये हेल्प कर रहा है। टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन में ये हेल्प कर रहा है। तो ऑफ कोर्स टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, प्लस टी हेल्पर सेल जाके एंटीबॉडी भी रिलीज करवाएगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू द एंटीजन रिलीज करवाएगा बी लिम्फोसाइट से। सो थाइमोसिन इज हेल्पिंग इन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बट ऑल्सो प्रोमोटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या रीजन में वही लिखा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो T4 है, वो तो थायराइड का है, वो गलत हो गया। ठीक है, थायरोक्सिन इज अ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे थाइमोसिन देता तो 3 होता ऑप्शन, लेकिन क्योंकि थायरोक्सिन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्योंकि आपका जो एजर्शन है वो ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है ऑक्सीटोसिन इज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन वी ऑल नो कि आपकी जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, उस रिफ्लेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मदर के पिट्यूटरी से। ये जो आपकी ऑक्सीटोसिन है ये और विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी स्मूथ मसल ऑफ द यूटरस का। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अगेन पार्चुरेशन, लेबर इंडक्शन हो रहा है। करेक्ट, यस, हमने पढ़ा है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? इट इज नथिंग बट द फुल्ली डेवलप्ड fetus and the placenta send a neural signal to the maternal pituitary to release oxytocin। साथ ही साथ ये फीटस ने जो सिग्नल भेजा है, प्लासेंटा ने जो सिग्नल भेजा है, उससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो चुका है। माइल्ड, लेकिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से पार्चुरेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो एक सिग्नल ऊपर पिट्यूटरी को भी भेज रहा है कि भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीटोसिन लाओ। ऑक्सीटोसिन आएगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जितना विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। एक पॉजिटिव फीडबैक है, ये रिलीज होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, धीरे धीरे पार्चुरेशन होगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। इट एक्ट्स ऑन द स्केलेटल मसल, नहीं, स्मूथ मसल। अगर गलती से यहाँ स्मूथ मसल दे देता तो हो जाता अपना आंसर सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि स्केलेटल मसल दिया है ये गलत हो गया। आपकी जो मायोमेट्रियम है दैट इज योर स्मूथ मसल। यूटरस है ना, इंटरनल ऑर्गन है ना, तो वहाँ पे ये आपकी स्मूथ मसल है। सो दिस इज रॉन्ग। A is true but R is false here। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी क्या पूछा गया है। ग्लूकागॉन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अभी तो हमने पढ़ा कि ग्लूकागॉन जो है वो आपके ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है, तो ऑफ कोर्स गलत हुआ। तो वी नो यही आंसर होना है वैसे तो। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं एक बार की रीजन बोल क्या रहा है। ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। यस, ग्लूकोज को अंदर सेल तक जाने नहीं दे रहा है, तो सेल का अपटेक ऑफ ग्लूकोज रोक रहा है, ताकि सेल अब सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं तो सेल यूटिलाइज कैसे करेगा ग्लूकोज को, है ना। सेल क्या करता है, कैसे यूटिलाइज करता है ग्लूकोज को? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है ना, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा अगर हेपेटोसाइट में जा रहा है तो उसी को रोक रहा है। तो ब्लड में ही ग्लूकोज रेडी है, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। सो रीजन इज करेक्ट बट एजर्शन में ही तो गड़बड़ हो गई ना। तो ऑफ कोर्स 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 34। डिस्कस करते हैं इसको। द टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन एंडोक्राइन। यस, बिल्कुल करेक्ट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो वो गैमीट प्रोडक्शन भी करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट मीन्स यहाँ पे वो गैमीट प्रोडक्शन हो रहा है ना, गैमीट प्रोडक्शन या गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, है ना। उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। सो द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड एंड्रोजन। यस, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही है कि हार्मोन प्रोडक्शन करना। तो यस, हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है और प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस क्या है आपकी? इट इज दी एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट, एडेनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। पार्स डिस्टालिस रिलीज करता है ये 6 हार्मोन, फ्लैट पीजी, ठीक है। सो देर इज एफएसएच, देर इज एलएच, देर इज एसीटीएच, देर इज टीएसएच, देर इज प्रोलैक्टिन, देर इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसमें से कुछ है, टीएसएच है, एमएसएच नो, एमएसएच आपकी पार्स इंटरमीडिया रिलीज करती है, विच इज अनदर पार्ट ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। पीआरएल यस करती है, एलएच यस करती है, एडीएच नो, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, एक न्यूक्लिया है इस केस में, दैट इज योर यस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, वो रिलीज करती है एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन को। तो राइट कौन कौन सा हो जाएगा? 4, 3 एंड 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4। So option number 3 is going to be the right answer in this case, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या बोला गया है। मेंटेनेंस, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो देख लेते हैं। थायराइड हार्मोन यहाँ पे क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल करता है, एब्सोल्युटली। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, वही तो काम है मेनली इसका, तो ये भी करेक्ट है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, दैट इज द जॉब ऑफ मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है ना, तो ये नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज द जॉब ऑफ थाइमोसिन, थाइमोसिन जो थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, ये भी नहीं होगा। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यस, ये एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता है, एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता है। तो उन्होंने बोला है कौन कौन सा नहीं है, ये नहीं है एंड ये भी नहीं है। सो 3 and 4 ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर 36 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू थाइमस ग्लैंड करेक्ट है। ओके, चलो देखते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट दोनों ही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस देखो इस तरह से दिया हुआ है ना। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, यस, आपकी जो थाइमस ग्लैंड है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। थाइमस डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ, एंड कैसे बातें कर रहा है, अभी तो बताया था मैंने कि जो आपकी थाइमोसिन रिलीज होती है थाइमस ग्लैंड से, वो टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में, डिफरेंशिएशन में हेल्प तो कर रही है। और अगर टी लिम्फोसाइट ही ना बने तो बी सेल अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो बी सेल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि बी सेल डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करती एंटीजन के साथ। वो आपके अगेन हेल्पर टी सेल, वो MHC हमने देखा ना, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, वो इंटरैक्ट करती है। फिर आपकी टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स जाती है, जाके बी सेल को बोलती है कि भाई ये है एंटीजन आया हुआ है, इसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना, ठीक है। तो वो बिल्कुल करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये गलत है, डज नॉट बोला है ना, तो रॉन्ग हो गया। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओटा, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपके दोनों लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑफ कोर्स लंग्स कहाँ पे है? स्टर्नम के अंदर है ना, बाहर थोड़ी है लंग्स। तो स्टर्नम के पीछे यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। अगर ये स्टर्नम है तो यहाँ पे आपकी लंग्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये स्टर्नम उसके पीछे ही होगा एंड एओटा के वेंट्रल साइड में आपको ये नजर आएंगे। तो ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट, करेक्ट। द हाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, तभी तो उनमें इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है। इट प्लेज अ माइनर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, माइनर रोल, मेजर है वो, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये गलत हो गया, मेजर रोल प्ले कर रहा है भाई, पूरे के पूरे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बना रहा है वो। अगर सेल मीडिएटेड ही नहीं बनेगा तो बी सेल कुछ नहीं कर सकता, बी सेल पैरालाइज्ड है अगर आपकी टी सेल नहीं बनी तो, ठीक है। ओके, तो यस, उन्होंने क्या बोला है, 2 and 5 आर इनकरेक्ट।
5 तो इनकरेक्ट है आपकी, हाँ 2 and 5 इनकरेक्ट, करेक्ट, ओनली 2 and 5 इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट, मतलब राइट ऑप्शन यही हो गया आपका, है ना। तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ, अच्छा, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या है, मेलाटोनिन। उसका काम क्या है, मेलाटोनिन का मेटाबॉलिज्म से कुछ लेना देना है आपके मेलाटोनिन हार्मोन का, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं करता है मेटाबॉलिज्म, आई एम सो सॉरी मैंने गलत बोला, मेटाबॉलिज्म करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस यस मेटाबॉलिज्म भी करता है वो, आपके लिपिड, ग्लूकोज, देन और यूसे कार्बोहाइड्रेट, इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी वो रेगुलेट करता है। देखो पीनियल ग्लैंड का ना मेलाटोनिन का एक और नाम भी है, एंटी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं उसको। अगर बहुत हाई अमाउंट में मेलाटोनिन है बॉडी में, सो इट कैन सप्रेस द GnRH। तो प्यूबर्टी से पहले पीनियल ग्लैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो GnRH को सप्रेस करके रखता है। अब ठीक प्यूबर्टी के वक्त पीनियल ग्लैंड अंडरगोस ब्रेन सैंड, वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सर्टेन कैल्शियम होता रहता है पीनियल ग्लैंड में। धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड की जो सिक्रीटिंग सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, बाकी बची खुची सेल अब आपकी मेलाटोनिन रिलीज कर रही है। अब क्या वो मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो गया ना, तो दैट्स वाई GnRH सर्ज होता है प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, बिकॉज कोई है नहीं उसे सप्रेस करने के लिए ज़्यादा। तो अब एक बार प्यूबर्टी सर्ज हो गया हाई GnRH, अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करेगी, है ना। GnRH कम ज़्यादा ये काम आप प्यूबर्टी साइकिल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल करेगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स पिगमेंटेशन, यस स्लीप वेक साइकिल के साथ साथ पिगमेंटेशन का भी है उसमें। स्वेलोइंग नहीं, स्वेलोइंग का काम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में स्वेलोइंग का सेंटर है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वो आपकी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल। हंगर हाइपोथैलेमस अगेन न्यूरल सिस्टम, हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया, ये करेक्ट है, 1 2 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यस 38 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं। पूछा गया है नॉर एपिनेफ्रीन क्या करता है। नॉर एपिनेफ्रीन क्या है, या तो ये कैटेकोलामाइन हार्मोन की तरह काम कर रहा है, या फिर और इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। हमें पता है नॉरएपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने रिलीज किया, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। अगर एड्रेनल मेड्यूला ने रिलीज किया तो वो कैटेकोलामाइन हार्मोन जैसा काम कर रहा है ना, दोनों काम करता है। तो लेकिन हाँ एक ही काम है, इन दोनों का ही काम है इमरजेंसी एक्टिविटीज शो कर रहा है। एक में वो आपकी इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम कर रहा है, एक केस में इमरजेंसी न्यूरोट्रांसमीटर, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस दोनों में ही उसको देना है। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में प्यूपिलरी डायलेशन बिल्कुल होता है, पर प्रॉपर विजन, अंधेरे में प्यूपिलरी डायलेशन हो रहा है, सपोज आप अंधेरे रास्ते में दौड़ रहे हो, बॉडी स्ट्रेस में है, या अंधेरे रूम में घुसे हो, तो वो भी आपकी बॉडी को कुछ दिख नहीं, आपके आईज को कुछ दिख नहीं रहा है, विजन क्लियर नहीं है, तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। अब वो कोशिश करेगी विजन के लिए, तो वो प्यूपिलरी डायलेशन से जितना अवेलेबल लाइट है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और जैसे अब जो प्यूपिलरी डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है, वो आपके रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। आप जब बाहर जाते हो, बहुत ज़्यादा लाइट, धूप, अचानक से आपकी प्यूपिल धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, साथ में आप आईज को भी ऐसे कर लेते हो ताकि कम से कम लाइट अंदर एंटर हो। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट एंटर होगी तो रेटिना डैमेज हो सकता है, इसीलिए प्यूपिल का छोटा बड़ा होना उससे भी रिलेटेड है। तो प्यूपिलरी डायलेशन फॉर प्रॉपर विजन, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, अंधेरे में दौड़ रहे हो, आपको विजन अच्छा चाहिए, ठीक है। अगर अंधेरे वाला केस है, और भी केसेस में होता है, प्यूपिलरी डायलेशन इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक अभी लिखा हुआ है मैंने, है ना। इंक्रीजेस हार्ट रेट, एब्सोल्युटली हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम निकले, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट हो, उतनी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड प्रोवाइडेड हो सके आपके बॉडी के हर एक मसल को। डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी तो इंक्रीज हुआ है। जितना वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड उतने तेजी से एओर्टा से निकल रहा है, स्लोली थोड़ी निकल रहा है, तो ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ है ना ब्लड प्रेशर, डिक्रीज थोड़ी हुआ है। तो ये करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। इन्होंने
पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला। बिल्कुल, एड्रिनल मेड्यूला आपका रिलीज कर ही रहा है एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, एक मिनट, एड्रिनल मेड्यूला एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी गलती है, ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड चाहे वो एंड्रोजेनिक मतलब सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात कर रहे हैं वो, अगर स्टेरॉइड हार्मोन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स ही रिलीज करेगा, मेड्यूला नहीं करेगा। मेड्यूला का काम है कैटेकोलामाइंस रिलीज करना, है ना, कैटेकोलामाइंस रिलीज करेगा वो, नो स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, कैटेकोलामाइंस आर नथिंग बट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, है ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसमें कैटेकोल है और एक साइड डेराइव्ड अमाइनो एसिड का चेन है। कौन है वो डेराइव्ड अमाइनो एसिड? टायरोसिन। टायरोसिन से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। ठीक है, एनीवे, एड्रेनलिन कैन डिक्रीज, तो ये तो गलत हुआ ही ऑफ कोर्स। एड्रेनलिन कैन डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, नो 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 नो, इट विल इंक्रीज इट, नेवर इंक्रीज इट। इंक्रीज हो रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, जितना हार्ट बीट रेट क्यों इंक्रीज हुई है, कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तेज हुआ है, तभी तो प्रेशर भी बहुत हाई है। सो ये भी गलत है। थायरोकैल्सिटोनिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, नो, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। आपकी जो टीसीटी है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। ओके, सो ये भी गलत है। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी, एब्सोल्युटली। इंसुलिन थेरेपी डायबिटिक पेशेंट टाइप 1 अगर है तो उस केस में हम इंसुलिन इंजेक्शंस दे सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, यस, जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है जिसमें आपकी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आके बाइंड हो सकती है, इधर स्टेरॉइड हार्मोन्स और आयोडोथायरोडिन, वो मोस्टली आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ये करेक्ट है। उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो 3 ऑफ देम आर इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, एक मिनट, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ 4 ही हो रहा है। ट्रीटेड विथ इंसुलिन, इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, करेक्ट ओनली। सो इसका आंसर 3 होगा, करेक्ट। Adrenaline can decrease the strength of, no, it increases. Thyrocalcitonin is a protein hormone, not a peptide hormone. Okay, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं। ओके, 41 अगेन आपके यहाँ पे कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने को बोला हुआ है। लेट्स सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन ये आपकी एक प्रोटीन हार्मोन है एंड इट विल इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जिसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, each receptor is specific to one hormone only, absolutely correct। हर एक रिसेप्टर उसी के पर्टिकुलर हार्मोन से ही बाइंड करेगा। प्रोजेस्टेरॉन स्टिम्यूलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन मैमरी ग्लैंड। अभी हमने देखा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर सेल्स है उसको प्रोजेस्टेरॉन स्टिम्यूलेट करता है, उसको प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ना। तभी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड एनलार्जेस बिकॉज एल्वियोलर सेल रैपिडली डिवाइड हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। Okay, fine. So this is correct. Estrogen is released by growing follicles of ovaries in female. ये भी correct है. So how many of them are correct? All 4 of them are correct. ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 41 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज, नो ट्रेस अमाउंट, क्योंकि थोड़ा बहुत हार्मोन आपकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे रही है ना, तो थोड़े बहुत अमाउंट में ही काफ़ी हो जाता है। ट्रेस अमाउंट में ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल रिलीज होता है एंड दिस ट्रेस अमाउंट इज ऑल्दो बहुत ही स्लोली रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। ओके, सो ये गलत है। द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, यस, डायंसेफेलॉन के नीचे बेस में रहता है, प्रेजेंट है। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी, ये तो हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी। स्लीप वेक साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम उसे बोल सकते हैं। वी ऑल नो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है ना वो आपके मिडनाइट, आपके 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में सबसे हाई होता है, सबसे गहरी नींद उसी वक्त आती है। एंड एज द डॉन अप्रोचेस, आपके मॉर्निंग अगर 5-6 AM के तरफ आपकी मेलाटोनिन सिक्रीशन धीरे धीरे लो होती रहती है, तो आपकी वो जागने का वक्त उस वक्त हो जाता है। सेकेंडली, मेलाटोनिन सिक्रीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डार्कनेस ऑल्सो। डार्कनेस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन। जितनी लाइट
एंटर होगी, मेलाटोनिन सिक्रीशन कम होगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेस एडिशंस डिजीज, नहीं, ये तो हाइपोसिक्रीशन होगा ना, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विल कॉज योर एडिशंस डिजीज, रॉन्ग है ये। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका, यस सेला टर्सिका, आपके स्फीनॉइड बोन में एक डिप्रेशन प्रेजेंट है ना, स्फीनॉइड बोन जो है आपके क्रेनियम का, उसमें एक डिप्रेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस तरह से, टू एकोमोडेट दी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एकोमोडेट दी पिट्यूटरी ग्लैंड इन दिस केस। ओके, सो दिस इज करेक्ट ओनली, पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, 1 and 2, 2 ऑफ देम आर इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, 43rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 43rd क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड इज, अच्छा करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are interconnected by a thin flap of connective tissue called as isthmus। yes, आपको कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप दिखेंगे जो आपके राइट एंड लेफ्ट लोब को जोड़ रहा है। सो दिस इज राइट ओनली। PTH स्टिम्युलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, हमें पता है PTH का काम है, पैराथॉर्मोन का काम है बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो अगर कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बोन से खींच खींच के ब्लड में कैल्शियम को डाला जाएगा, उसी को हम बोन रिजॉर्प्शन बोल रहे हैं, तो ये करेक्ट है। कैटेकोलामाइंस स्टिम्युलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, कैटेकोलामाइन कौन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसका काम आपके ग्लूकागॉन जैसा ही होता है। दे मेनली रिजल्ट इनटू व्हाट, रिजल्ट इनटू हाइपरग्लाइसेमिया, तो ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन ग्लूकोनो, एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इट इज नॉट अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये एक मिनरलो कॉर्टिकॉइड है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो 1 2 3 राइट है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, कैटेकोलामाइन स्टिम्युलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यस, कैटेकोलामाइन या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, आपके लिपिड ब्रेकडाउन लाइपोलाइसिस में भी हेल्प करता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोटियोलाइसिस में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाना, तब नया ग्लूकोज बनाने के लिए, नया ग्लूकोज का मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने के लिए वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यही तो है, मोस्टली लिपिड्स, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, नहीं, वो एल्डोस्टेरॉन का काम नहीं है, वो कॉर्टिसोल का काम है, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है, कॉर्टिसोल का काम है वो, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस इन नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2%, ये एंडोक्राइन पार्ट है ना आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस आपके पैनक्रियास का, क्योंकि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो इसकी एंडोक्राइन पार्ट इज ओनली 1 to 2%, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मेजॉरिटी एक्सोक्राइन है, एसिनार सेल्स। सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन एंडोक्राइन पैनक्रियास ओनली, नो, सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये आपके एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास पे काम करता है। अगेन एक्सोक्राइन पार्ट दैट मीन्स दी एसिनार सेल, क्या काम करता है सिक्रेटिन, एसिनार सेल से ये रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की रिलीज एंड H2O सिक्रीशन या रिलीज में हेल्प करता है, ये काम है सिक्रेटिन का। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। एंड्रोजन प्रोड्यूसेस कैटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो एंड्रोजन का काम टेस्टिस या टेस्टोस्टेरॉन दैट इज एन एंड्रोजन, उसका काम एक ही है, स्पर्मेटोजेनेसिस या सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ, इसका कोई लेना देना नहीं है मेटाबॉलिज्म से, तो ये रॉन्ग हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करते हैं इसमें। ओके, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द हेपेटोसाइट्स, ग्लूकागॉन यस, हेपेटोसाइट्स में आपको ग्लाइकोजन दिखेगा, उसे तोड़ने का काम ये मेनली कर रही है, सो दिस इज राइट ओनली। यू नो दैट दिस इज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, बिल्कुल करेक्ट, फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन को सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है ना, वो डायरेक्टली एंटर कर रही है, अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी सेकेंडरी मैसेंजर की। ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में जो हार्मोन आके बाइंड होते हैं उनका काम, दैट मीन्स आप लिख सकते हो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स,
ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में कौन आते हैं, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एटसेट्रा। सो ये रॉन्ग है। द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द एरिथ्रोपोइटिन इन दिस केस, राइट। सीसीके एक्ट्स ऑन पैनक्रियास एंड गॉल ब्लाडर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सीसीके मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन ना, एंड पैनक्रियोजाइमिन इसका पहला नाम था। तो ये गॉल आपके पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाएगी, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करवाएगी। पैनक्रियाटिक जूसेस का मतलब क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस मींस द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजेन एटसेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलीज कराती है। देन गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज कराएगी, बाइल रिलीज करवाएगी जो स्टोर किया हुआ था। द एंडोक्राइन पैनक्रियास सिक्रीट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। यस, एंडोक्राइन पार्ट में आपको क्या दिखेगा, अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, एंड बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज कर रहा है। इन्होंने पूछा है कि कितने करेक्ट है, 1 2, अच्छा ये भी करेक्ट ही है, 1 2 3 4 ऑफ देम आर करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई गेस सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। आई होप आपको कुछ भी अगर डाउट बचा होगा इवन आफ्टर रिवीजन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। जो आपका अगला चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी एनिमल किंगडम, क्योंकि हालांकि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स तो सारे एंड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 11th में एनिमल किंगडम बायोमोलिक्यूल्स बचा है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम करेंगे, ठीक है। सो आई नो ये लाइव नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, कुछ रीज़न था, अनअवॉइडेबल्स था, लेकिन हम अगले बार ज़रूर लाइव करेंगे, उसमें आप पोल में खुल के पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। मैं मिलूंगी आप सबसे अगेन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।